नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ 11th क्लास का भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें आज हम 7वां लेसन पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है संघवाद, जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान ने शक्तियों को केंद्रीकृत ना करके विकेंद्रीकृत किया हुआ है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों में विभिन्न इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और इन सूचियों में जो विषय दिए गए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अपने अपने क्षेत्र में कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी शक्ति किसी के कार्यों में बिना हस्तक्षेप के कार्य करेगी। और संघात्मक सरकार के बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनके व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, एकात्मक तत्व भी इसमें बताए गए हैं। और सच्चा संघवाद क्या होता है, इन सभी का हम इसके अंतर्गत विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। और संघात्मक शासन में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है विद्यार्थियों की संविधान लिखित होना चाहिए और संविधान ही सब जगह सर्वोच्च होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। विद्यार्थियों, हम इसके परिचय से शुरू करते हैं। इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र 1947 से 2017 को यदि हम देखें तो उनमें हमको क्या दिखाई देगा? एक परिवर्तन दिखाई देगा और राज्यों की सीमाएं दिखाई देंगी, उनके नाम भी बदले गए हैं, राज्यों की संख्याओं में भी अंतर आ गया है। और आजादी के समय और अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे भी थे, प्रांत यानी राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था, कि जहां पे उनको ज्यादा सुविधा थी उसी आधार पर उन्होंने प्रांतों को विभाजित कर दिया था, संगठित कर लिया था, अपने आधार पर ही उसको बना लिया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय भी हुआ और इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। और इसे आप 1947 के मानचित्र में हम देख सकते हैं, भली भांति इसको हम देख सकते हैं। और तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं और इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है विद्यार्थियों, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप भी उनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु। और ये मानचित्र 70 वर्षों से में हुए परिवर्तनों को हमें दिखाता है। और एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी को बताते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम किन किन बातों की जानकारी लेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करेंगे संघवाद क्या होता है, इसको हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी बात आती है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या क्या है, इसको हम जानेंगे। और केंद्र और राज्यों के संबंध में जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं, उनको हम जानेंगे। और विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं अनुच्छेद 370 के अधीन, लेकिन अब 370 खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी एक बार चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप ये देख सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया था, 1947 में भारत संघ के प्रांतों को आप दिखेंगे तो प्रांतों के नामों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। देखो ये संयुक्त प्रांत बता रखा है ना। और बहुत से प्रांत ऐसे भी हैं जिनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं और इसमें आप भली भांति इसको देख सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप वीडियो में भी आप इस पर दृष्टि डाल सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें हमें देखने को मिलता है चित्र। ये देखिए, आप आगे बढ़ते हैं हम और ये देखिए बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल। ये अब हम बात करते हैं संघवाद क्या है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। सोवियत संघ जिसकी हम बात करते हैं, रूस जिसका उत्तराधिकारी राष्ट्र बना 1989 के बाद, वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया था। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया था, जिसे हम कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया और कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। तो क्या बात आई कि सोवियत संघ जो एक
एक शक्ति के रूप में था, एक राष्ट्र के रूप में था, उसका विघटन हो गया और कॉमनवेल्थ के रूप में इसका नाम स्थापित हुआ, जिसमें बहुत से अन्य राज्य, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, उज्बेकिस्तान की बात आती है। ऐसे कनाडा में भी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के को भी विभाजन, यहाँ पर भी विभाजन की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी थी। और भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वे अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए। 1947 में हम अलग हुए भारत और पाकिस्तान के रूप में, और उसके बाद से लेकर के अब तक, अब 6 दशक नहीं, अब तो 7 दशक हो चुके हैं हमें। अब 7 दशकों में भी हमने अपने आप को अखंड और स्वतंत्र हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ पूरी तरह से विलय हो चुका है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि इसका काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? बिल्कुल सही बात है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट नहीं रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें देख सकते हैं विद्यार्थियों, वेस्ट इंडीज में संघवाद की बात हम करें तो आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। और 1958 में यानी 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ था और इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया और बाद में 1973 की चुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण भी किया। और कैरेबियन समुदाय की एक सांझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकार के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। इस प्रकार वहां की इकाइयां न तो एक देश के रूप में रह सकी और ना ही वे अलग अलग रह सकी। भारतीय भूभाग की बात करें तो भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे धर्म, संस्कृति, संप्रदाय सब अलग अलग है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं भी बोली जाती हैं। यहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद बच्चों, हम एक साझी जमीन पर रहते हैं। साझी मतलब मिली जुली हमारी जो जमीन है, धरती है, उस पर हम रहते हैं और एक हमारा साझा इतिहास भी रहा है। खासकर उन दिनों का जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाया था। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं भी हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित भी किया। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है, मतलब विविध संस्कृति हमारे यहाँ पे है, फिर भी हम एकजुट होकर के यहाँ पे अपना कार्य करते हैं। संघवाद में कोई ऐसी निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते विद्यार्थियों जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है और संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं हैं और विचार अवश्य हैं, जिसको हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। प्रांतीय स्तर को हम समझ सकते हैं राज्य के स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, मतलब ऑटोनॉम होती है, और कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी होती है। भारत में इकाई नागरिकता है। जैसा कि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां पे राज्यों की अपनी एक नागरिकता है, यानी प्रांतों की अपनी एक नागरिकता है, और पूरे देश की यानी केंद्र की अपनी एक नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत एक ऐसा संघात्मक शासन है जहां पर सिर्फ पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की इकहरी नागरिकता विद्यमान है, लेकिन फिर भी यह संघात्मक शासन का स्वरूप प्रदर्शित करता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। जैसे कि हम अमेरिका की बात करें, राज्य की अपनी पहचान है और देश की अपनी अलग पहचान और निष्ठा है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं बच्चों, और उत्तरदायित्व भी होते हैं, और वहां एक अलग सरकार भी होती है।
दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। दोहरा शासन हो गया, एक राज्यों का शासन हो गया और एक केंद्र का शासन हो गया। ये संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत होता है। मतलब संविधान में ही लिखित होता है कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी और राज्य के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्र सरकार का होता है और क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारों का के प्रति प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती है। मतलब केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, विषयों के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें प्रतिरक्षा मुद्रा अहम है। और राज्य स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर जो है प्रांतीय सरकारें या राज्य सरकारें जो हैं अधिक जवाबदेह होती हैं। देखिए यहाँ कार्टून में क्या बताया गया है। मैं समझ गई कि यह हमारे स्कूल की तरह है। मेरी पहचान 9वीं या 12वीं या ऐसे ही किसी कक्षा की है और हमारे बीच अलग अलग फैसलों को लेकर होड़ चलती रहती है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं और हमें इसका गर्व है। तो बच्चों, आपके समझने के लिए बहुत उत्तम उदाहरण दे रखा है ये कि हर एक बच्चा इस स्कूल में अलग अलग कक्षा का विद्यार्थी होता है, लेकिन अलग अलग कक्षा का विद्यार्थी होने के बावजूद भी वह एक स्कूल अपनी एक पहचान रखता है कि मैं इस स्कूल का फलाने स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ। तो उसकी अपनी एक पहचान किससे है? उस स्कूल के नाम से है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि संघवाद का क्या अर्थ है। यहाँ पे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान बनी हुई है अपने एक राष्ट्र के साथ। इसके बाद हम देखें, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था न्यायपालिका के बारे में, जो संघर्षों का समाधान करती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्यों से संबंधित विवादों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार है। न्यायपालिका को क्या अधिकार है? न्यायपालिका को यह अधिकार है विद्यार्थियों कि केंद्र और राज्य के संबंध में किसी प्रकार का टकराव है या किसी भी विषय के संबंधित कानून बनाने के मामले में किसी प्रकार का विवाद है, तो हल करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को ही होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान, संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है विद्यार्थियों की संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय, विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग अलग होने की मांग उठाती हैं। ऐसी स्थिति में इकाइयों से मतलब जो आ रहा है यहाँ पे बार बार वो राज्यों से ही आता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां यानी राज्य अपने अलग अलग होने की मांग उठाते हैं कि अपने आप को अलग अस्तित्व बनाना या अपने अलग पृथक राज्य की मांग की बात करते हैं। नौबत गृह युद्ध तक भी आ जाती है कई बार, लेकिन बहुत से देशों का इस अनुभव से गुजरना भी पड़ा है इस चीज से। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वह सभी को एकजुट होकर के एकताबद्ध करके लाने का प्रयास करता है। आप देखो इस कार्टून में क्या समझाया गया है। हाँ, मुझे याद है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संविधान ही फैसला करता है कि किसको कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। तो संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान ही सर्वोत्तम होता है। उसी के द्वारा ही सभी निर्णय किए। अगर संघ यानी केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का विवाद है तो न्यायपालिका ही उस पर निर्णय लेगी और न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही निर्णय लेती है। यानी संविधान और न्यायपालिका ही सर्वोच्च मानी गई है। नाइजीरिया में संघवाद को देखें एक बार, तो यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वहां संघीय व्यवस्था में एकता लाने में असफलता हासिल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिण नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया और नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां एरुबा, इबो, हौसा और फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था और इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे
वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई और 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी और 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद अभी भी बने रहे और नाइजीरियाई संघ के सामने ये समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार अभी भी बने हुए हैं। अब देखो ये बच्चों, ये एक्टिविटी है, आप ध्यान से देखिए कहाँ पहुंचे, क्या समझे। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियां कौन तय करता है, ये आपको बताने वाली बात है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों से टकराव का समाधान कैसे होता है। तो एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियां कौन तय करेगा? निश्चित रूप से संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं और राज्य के पास कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी केंद्र सरकार की है, इसका समाधान भी जो है न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के आधार पर ही करती है। न्यायपालिका में भी कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों में जो टकराव होता है उसका समाधान कौन करता है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट है, वो ही इसका समाधान पेश करती है। इसके बाद बच्चों आता है भारतीय संविधान में संघवाद। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और इसमें किन किन देशों के बारे में हमने बात बताई। इसमें विविधता के लिए हुए जो बहुत सारे देश हैं और भारत भी एक प्रमुख देश है जिसमें धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर विविधता बनी हुई है। उसके बावजूद भी भारत जो है एक संघात्मक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पे इकहरी नागरिकता है, अमेरिका की तरह पूर्ण संघात्मक होते हुए भी दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है, लेकिन इकहरी नागरिकता के आधार पर भी हमने सभी हमारे देश ने, हमारे संविधान ने सबको एकताबद्ध किया हुआ है और संघात्मक शासन का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण पेश किया है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान में संघवाद को पढ़ेंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस पार्ट का लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।